Hello aspirants, welcome to daily news analysis of The Hindu. Today the date is 24th December, so let's get started. आज हमारे पास तीन important articles हैं जिनके बारे में हम बात करेंगे. Here suspected खालिस्तानी operatives gunned down in उत्तर प्रदेश. अब यहाँ पे यूपी गवर्नमेंट का कहना है कि they got a call from पंजाब पुलिस एंड यहाँ पर कुछ खालिस्तानी एलिमेंट्स थे, उनका एनकाउंटर किया गया है करीब 3 लोगों का, बट अगेन दैट इज नॉट समथिंग दैट यू विल नीड इन योर एग्जाम. सो हम लोग चलते हैं अपनी काम की न्यूज पे. आज शुरू के पेजेस पर ज्यादा कुछ नहीं है. ओके, की बायलेटरल इश्यूज फोकस में होंगे, डिस्कस किए जाएंगे जब जयशंकर जी पहुंचेंगे अपनी यूएस विजिट के लिए. उसी टाइम पर मिस्टर ट्रम्प की ओथ सेरेमनी होगी. ओके, ही विल टेक एज दी 47 प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए एंड ये एक्सपेक्ट पूरा वर्ल्ड कर रहा है कि पहले इन्होंने काफी प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसीज फॉलो की थी. ओके, और ये और ज्यादा प्रोटेक्टिव पॉलिसीज फॉलो करेंगे. ओके, ये श्योर है जो कि वर्ल्ड को लगता है. और इनका प्राइम टारगेट होगा चाइना. और दूसरा है इंडिया, जिसे इन्होंने कई बार टर्म किया है कि इंडिया इज ए टैरिफ किंग. ओके, और डब्ल्यूटीओ के रिस्पेक्ट में हमने एक और बात की थी कि यहाँ पर जो एपिलेट ट्रिब्यूनल है इनका, उसमें अपॉइंटमेंट नहीं होने दे रहा है यूएसए काफी टाइम से. क्योंकि हुआ क्या है डब्ल्यूटीओ के रिस्पेक्ट में, दैट 2001 के अराउंड यूएस पेव द वे फॉर चाइना कि वो इसका मेंबर बन जाए. क्यों? क्योंकि वो ये चाहते थे कि चाइना भी डब्ल्यूटीओ के रूल से अबाइड करेगा, एक लेवल प्लेइंग फील्ड होगी वर्ल्ड के लिए. बट हुआ ये कि उसके बाद चाइना ने डब्ल्यूटीओ को ही, उसके जो लूप होल्स थे उनको एक्सप्लॉइट किया, अपने एक्सपोर्ट्स बढ़ाता चला गया एंड पूरे वर्ल्ड की मार्केट पर एक डोमिनेंस स्टैब्लिश कर लिया. और यूएसए डब्ल्यूटीओ के रूल्स की वजह से यहाँ पर चाइनीज प्रोडक्ट्स पे टैरिफ नहीं लगा पाता है. ओके, सो नाउ व्हाट यूएसए वांट इज कि इस एपिलेट ट्रिब्यूनल को डिसफंक्शनल किया जाए, यहाँ पे अपॉइंटमेंट ना होने दी जाए मेंबर्स की, और फिर चाइना के अगेंस्ट वो कई तरह के टैरिफ लगा सकता है. और चाइना अगर उसको चैलेंज भी करेगा डब्ल्यूटीओ में तो वहां पर एपिलेट ट्रिब्यूनल है ही नहीं सुनने के लिए. ओके, सो ये पूरी स्ट्रैटेजी है यूएसए की कि किस तरीके से अब डब्ल्यूटीओ को डिसफंक्शनल किया जाए ताकि चाइना से जो इंपोर्ट हो रहा है यूएसए में बहुत ज्यादा, उन पे जो मर्जी हो वो टैरिफ लगाया जा सके. सो इट्स लाइक कि पहले यूएसए रूल सेट करता है दुनिया के लिए, उसके बाद जब दूसरी कंट्रीज उसी रूल को मास्टर कर लेती हैं और यूएसए को डिफीट करना शुरू कर देती है, तब यूएसए फिर रूल चेंज करने की बात करता है. ओके, दैट्स हाउ यूएसए एक्चुअली वर्क्स. खैर, जब इनकी विजिट होगी और वहां पे कुछ एग्रीमेंट्स निकल के आएंगे तब हम बात करेंगे उसकी. बट फिलहाल हम चलते हैं अपने एडिटोरियल्स पर. ये मिस्टर श्याम बेनेगल है, ही एक्चुअली डाइड. ओके, यहाँ पे सेंटर ने एक अच्छा स्टेप लिया है, दैट नो डिटेंशन पॉलिसी खत्म की गई है. इसमें क्या किया गया था कि आपको क्लास 8 तक कोई भी एग्जाम में फेल नहीं किया जाता था, आपको रिटेन नहीं किया जाता था किसी क्लास में, आपको पास कर ही दिया जाता था. और उस वजह से ये हुआ कि फिर बच्चे 9th और 10th क्लास में जाकर हाई नंबर्स में फेल होना शुरू हो जाते थे. ठीक, क्योंकि बचपन से उतना केयरलेस होके पड़े हैं कि पास तो हो ही जाएंगे, फेल किया नहीं जाएगा. तो ये नो डिटेंशन पॉलिसी, इसको स्क्रैप किया गया है एंड इट इज एक्चुअली अ गुड स्टेप. तो इसको लाया क्यों गया था? इसको लाया इसलिए गया था क्योंकि कई बार बच्चे 5th क्लास में सपोज फेल हो रहे हैं या 4th क्लास में फेल हो रहे हैं, तो इस वजह से ड्रॉप आउट बहुत ज्यादा बच्चे कर जाते थे. उनका मोटिवेशन टूट जाता था कि हम पढ़ाई कर भी सकते हैं या नहीं. ओके, तो इसके लिए हम लोग नो रिटेंशन पॉलिसी लेकर आए थे कि एटलीस्ट 8th क्लास तक तो सभी को पढ़ने दो. बट अब गवर्नमेंट को लगता है कि नो रिटेंशन पॉलिसी की वजह से बच्चे और इवन स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन टीचर्स वो भी बहुत केयरलेस हुए हैं. ओके, और फिर उसका नतीजा ये निकलता है कि गुजरात में सरकारी स्कूल में 150 स्कूल्स ऐसे थे जहां पर 100% बच्चे 10th बोर्ड में फेल हुए थे. राइट, तो ये स्क्रैप करके गवर्नमेंट ने सही डिसीजन लिया है. और न्यू एजुकेशन पॉलिसी में भी यही कहा गया था कि हम इसको नहीं रखेंगे. ओके, तो डोंट गो इनटू ऑल दीज थिंग्स, ये नहीं आएगा आपको एग्जाम में. ओके, नाउ दिस इज फर्स्ट आर्टिकल जो हमें डिटेल में देखना है. इंडिया स्टील फ्रेम डज नीड ए चेक, यानी कि इंडिया की ब्यूरोक्रेसी की बात हो रही है यहाँ पर. एंड सेकंड वन इज द गेटिफिकेशन ऑफ द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन. आपको पता होगा डब्ल्यूटीओ जब शुरू हुआ था तब वो हुआ था एज अ जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड. ओके, गेट प्रिंसिपल. फिर वहां से इवॉल्व होते होते ये 98 में आके डब्ल्यूटीओ बना. तो पहले हम इस आर्टिकल को पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम स्टील फ्रेम यानी अपने ब्यूरोक्रेसी वाले पे चलते हैं. Now it has been 5 years since appellate body, जो कि सेकंड टीयर है डब्ल्यूटीओ का डिस्प्यूट सेटलमेंट सिस्टम का, has been non-operational due to persistent blocking by the United States of the appointment of appellate body members. ओके, अब 5 साल हो चुके हैं जब से ये appellate body बिल्कुल डिसफंक्शनल पड़ी हुई है.
ठीक है। द डब्ल्यूटीओ पैनल्स, जो कि फर्स्ट स्टेज होती है जब भी कोई डिस्प्यूट होता है दो कंट्रीज के बीच में, जैसे इंडिया ने सोलर पैनल्स के इंपोर्ट पर इंडिया ने अपनी जो एक स्कीम चलाई थी, जवाहरलाल नेहरू सोलर स्कीम, ओके, उसी को बाद में हमने अब सूर्य मित्र वगैरह के नाम से लॉन्च किया। ओके, तो यहाँ पर इंडिया ने कह दिया था कि जो कि अभी 26 से फोर्स में भी आ जाएगा कि इंडिजिनस कंटेंट ही होना चाहिए हमारे सोलर पैनल्स में। नो प्रॉब्लम इज कि ये चैलेंज हो जाता है कि आप गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट या गवर्नमेंट स्कीम्स में सिर्फ इंडिजिनस ही क्यों ले रहे हो। ठीक है, आप सोलर पैनल्स दूसरी कंट्रीज को भी पार्टिसिपेट करने का मौका दीजिए अपनी गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट में, गवर्नमेंट जो प्रोक्योर करती है अपने प्रोजेक्ट्स के लिए। ओके, तो ये इंडिया का चैलेंज हुआ था डब्ल्यूटीओ में। उसी तरीके से ऐसे कई केसेस चल रहे हैं। तो जब भी इस तरह कोई डिस्प्यूट होते हैं दो कंट्रीज के बीच में, तो फर्स्ट स्टेज ऑफ डिस्प्यूट सेटलमेंट होती है डब्ल्यूटीओ का पैनल। और अगर यहाँ पे आपके अगेंस्ट जजमेंट आता है तो फिर आप अपील कर सकते हो एपीलेट एपीलेट बॉडी में। ठीक है, लेकिन एपीलेट बॉडी में मेंबर्स अपॉइंट नहीं किए गए हैं और ये एकदम डिसफंक्शनल चल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर फर्स्ट स्टेज पे आपके अगेंस्ट या आपके फेवर में आ भी जाए जजमेंट, डजेंट मैटर। ठीक है, वो अपील कर दी जाती है ऊपर एपीलेट बॉडी में, और वहां पे सुनने के लिए अभी कोई है नहीं, क्योंकि यूएसए चाहता ही नहीं है कि वो बॉडी फंक्शन करे। WTO panel, the first stage of dispute settlement, continue to operate and render decisions resolving trade dispute between WTO member countries. ओके, अब यहां से WTO पैनल के ऊपर जो अपील की जाएगी एपीलेट बॉडी में, वो बिल्कुल नॉन ऑपरेशनल है। तो इस वक्त कोई भी कंट्री कुछ भी कर रही है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा किसी को। ओके, यहाँ पे WTO क्या करता है, ये रूल्स बनाता है गवर्निंग द ट्रेड इन गुड्स, इन सर्विसेज एंड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, along with a binding two-tier dispute settlement, that is WTO पैनल और उसके ऊपर एपीलेट बॉडी। ओके, जिसकी कंपलसरी ज्यूरिसडिक्शन सभी मेंबर्स पर लागू होती है, इफेक्टिव रिटेलिएशन फॉर नॉन कंप्लायंस, और अगर आप कंप्लाई नहीं करते हो उसके जजमेंट से तो फिर आपके अगेंस्ट कुछ एक्शन भी लिया जा सकता है। इसीलिए यूएसए मानता है कि एक्शन तो तब लोगे ना जब यहाँ पे कोई मेंबर्स होंगे जजमेंट देने के लिए। नाउ यूएस फैसिलिटेटेड चाइना's accession to the WTO in 2001, उसके पहले चाइना इसका नहीं था मेंबर, होपिंग दैट दिस वुड लीड बीजिंग टू डिसमेंटल इट्स स्टेट लेड इंडस्ट्रियल पॉलिसीज। क्योंकि चाइना क्या करता है, स्टेट लेड इकोनॉमी थी उसकी, अभी तो काफी हद तक ओपन कर दी उसने, बट मोस्टली स्टेट्स ही, गवर्नमेंट ही डिटरमिन करती थी ये। तो स्टेट लेड इंडस्ट्रियल पॉलिसी को डिसमेंटल करेगा चाइना और फ्री मार्केट की पॉलिसी को अपनाएगा। इसलिए यूएसए ने इसको WTO का मेंबर बनाने में मदद की थी 2001 में। It will dismantle its state-led industrial policies which were detrimental to international trade and adopt a free market principle. Okay, but ये expectation यूएसए की materialize नहीं हुई। China in fact exploited the WTO system to its advantage, और इस वजह से फिर यूएसए को प्रॉब्लम होना शुरू हुई। The USA can now employ, क्योंकि अब चाइना के अगेंस्ट अगर ये टैरिफ लगाता भी है तो चाइना ये नहीं कह सकता कि मैं WTO में अपील करूंगा, कर लो अपील, वहां पे कोई अपीलेट बॉडी नहीं है सुनने के लिए। Now, US can now employ trade remedial measures and develop industrial policies to counter these Chinese challenge, even if these actions violate WTO law. तो अब यूएसए कोई भी एक्शन ले सकता है चाइनीज प्रोडक्ट्स के अगेंस्ट, WTO की लॉ को वायलेशन में भी ले सकता है, और इसमें कोई रेमेडी नहीं होगी चाइना के पास। Trump administration a decision in 2018 to impose 25% tariff on Chinese products across various sectors. ठीक है, जब ट्रंप ने ये किया था 2018 में, तब चाइना ने कहा था कि हम WTO में अपील करेंगे। तो तभी से ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन, उसके बाद बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन भी, और अब जो ट्रंप 2.0 आएगा उसमें भी उनका यही अप्रोच रहा है कि इस एपीलेट बॉडी में अपॉइंटमेंट होने ही नहीं देंगे, आप जहां अपील करनी है वहां कर लो। ओके, एंड दे विल कीप इम्पोजिंग टैरिफ ऑन चाइनीज प्रोडक्ट्स। चाइनीज प्रोडक्ट सस्ते बहुत होते हैं, तो उस वजह से जो वहां की डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज होती हैं उनको नुकसान होता है। ओके, सो व्हाट इज हैपनिंग इज कि अब वर्ल्ड में इंटरनेशनल पॉलिटिक्स रादर देन इंटरनेशनल लॉ विल डिक्टेट द इंटरनेशनल ट्रेड। ठीक है, अभी WTO का एक लॉ था, ठीक है, कि इस तरह के टैरिफ नहीं लगाए जाएंगे एंड ऑल दोस थिंग्स, तो ये सब चीजें डिटरमिन कर रही थी इंटरनेशनल ट्रेड को। लेकिन अब इंटरनेशनल पॉलिटिक्स डिटरमिन कर रही है इंटरनेशनल ट्रेड को, नॉट इंटरनेशनल लॉ। ओके, सो ये पॉइंट जरूर अपने नोट्स में लिखिएगा, इस तरह की लैंग्वेज आपके आंसर में होनी चाहिए। सेकेंड इज कंट्रीज आर रिक्लेमिंग सिग्निफिकेंट कंट्रोल दैट was previously ceded to WTO in managing their state conduct. इंडिया भी यही कर रहा है, इंडिया भी काफी हद तक प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसी फॉलो कर रहा है, आत्मनिर्भर वगैरह, ये सब क्या है, ये वही है कि हमें अपने यहाँ की डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट करना है रादर देन इंपोर्ट डिपेंडेंसी। ठीक है, तो अब सभी कंट्रीज जिन्होंने अपना कंट्रोल अपनी इकोनॉमी पे सीड कर दिया था WTO को कि चलिए WTO के ही रूल्स फॉलो कर लेंगे हम लोग, नाउ ऑल दीज कंट्रीज आर रिक्लेमिंग देयर कंट्रोल फ्रॉम द WTO बैक।
ओके, सो वर्ल्ड रिवर्स ग्लोबलाइजेशन की तरफ जा रहा है। ओके, नेक्स्ट इज इंडिया स्टील फ्रेम। तो चलिए इसकी बात कर लेते हैं। यूपीएससी और यूपीएससी के सिलेबस को अगर हम देखें तो जीएस पेपर 2 में हमारा एक टॉपिक दिया गया गवर्नेंस एंड सिविल सर्विस। तो रोल ऑफ आईएएस इन गवर्नेंस, इश्यूज ऑफ पॉलिटिकल इंटरफेरेंस जो कि ब्यूरोक्रेसी में रहता ही है, हमेशा हर गवर्नमेंट में रहता है। स्पेशलाइजेशन कि ये जर्नलिस्ट टाइप के लोग देश बेटर चला सकते हैं या स्पेशलिस्ट टाइप के, तो स्पेशलाइजेशन को ही एनकरेज करने के लिए गवर्नमेंट क्या लेकर आई, लेटरल एंट्री का प्रोविजन। ठीक है, एट द पोस्ट ऑफ जॉइंट सेक्रेटरी एंड अबव। उसके बाद अकाउंटेबिलिटी, क्योंकि ब्यूरोक्रेसी में अगर अकाउंटेबिलिटी नहीं है तो ब्यूरोक्रेसी जितनी पावर देती है आपको, उस पावर का मिसयूज बहुत ज्यादा होता है। देन रिकमेंडेशन ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन। तो हमारे पास दो एआरसी बनाई गई, एक फर्स्ट एंड सेकंड वॉज सेकंड, जो कि अभी 2008-10 के टाइम की बात है। ओके, एथिक्स और इंटीग्रिटी की बात करें तो चैलेंजेस ऑफ पॉलिटिसाइजेशन एंड करप्शन इन सिविल सर्विसेज दोनों ही क्लियरली विजिबल है आज के टाइम में। एंड इंपॉर्टेंस ऑफ मेरिट बेस्ड एडमिनिस्ट्रेशन एंड प्रोफेशनलिज्म। ठीक है, ऐसे के टॉपिक में वो आप पूरा का पूरा ऐसे भी पूछा जा सकता है, रिफॉर्मिंग इंडिया स्टील फ्रेम, चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटीज, या रोल ऑफ ब्यूरोक्रेसी इन इंडिया डेवलपमेंट। और ब्यूरोक्रेसी का रोल इंडिया के डेवलपमेंट में उस वक्त और ज्यादा था जब हम प्री एलपीजी एरा की बात करते हैं, यानी कि 1991 से पहले। क्यों? क्योंकि तब हमारी स्टेट लेड इकोनॉमी ज्यादा थी, राइट। तब हम लोग ज्यादा सोशलिस्ट पॉलिसीज फॉलो कर रहे थे, तो उसमें गवर्नमेंट और ब्यूरोक्रेसी का काफी बड़ा रोल था इंडिया के डेवलपमेंट में। हालांकि लिबरलाइजेशन के बाद अब प्राइवेट सेक्टर का रोल ज्यादा है, अब ब्यूरोक्रेसी सिर्फ एक फैसिलिटेटर बन के रह गई है। देन गवर्नेंस एंड करंट अफेयर में जैसे लेटरल एंट्री का गवर्नमेंट ने रिक्रूटमेंट निकाला था 30 लोगों का, फिर काफी क्रिटिसिज्म हुआ कि अगर आप इतने लेवल पे 85 तो सेक्रेटरीज हैं, नहीं, उसमें से भी अगर आप 30 डायरेक्टली लेटरल एंट्री से लोगे तो इवन जो ब्यूरोक्रेसी में ऑलरेडी लोग हैं ना, उनमें भी एक डिसकंटेंट डेवलप होता है कि आप अगर आपको अगर प्राइवेट सेक्टर से डायरेक्टली लाने थे स्पेशलिस्ट, तो फिर हम लोग 20 साल से क्या कर रहे हैं सर्विस में। की स्टडीज फॉर एथिक्स, पॉलिटिसाइजेशन ऑफ ब्यूरोक्रेसी एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन दी गवर्नेंस। और यही सबसे बड़ा इशू है जिसने ब्यूरोक्रेसी को खराब किया है। ठीक है, इसलिए आजकल वर्ड यूज किया जाता है रॉटन ब्यूरोक्रेसी। ओके, चलिए, फर्स्ट इज सिग्निफिकेंस ऑफ आईएएस। नाउ दीज आर नोन एज स्टील फ्रेम। द आईएएस इज सेंट्रल टू द गवर्नेंस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी। मैंने पॉलिटी के लेक्चर में भी आपको बोला था कि जो कलेक्टर हैं आज के, उनका मेन काम था सिर्फ रेवेन्यू कलेक्ट करना ब्रिटिशर्स के टाइम। पोस्ट इंडिपेंडेंस इनका पूरा फंक्शन हो गया कि पूरे डिस्ट्रिक्ट के डेवलपमेंट को देखना। इट ट्रेसेस इट्स रूट्स टू कॉलोनियल इंडियन सिविल सर्विस एंड रिमेन्स क्रूशियल पोस्ट इंडिपेंडेंस। बट इसमें चैलेंजेस क्या है आईएएस के? फर्स्ट इज पॉलिटिकल इंटरफेरेंस। आपको कई बार अच्छे काम के लिए भी पनिशमेंट के तौर पे क्या किया जाता है, ट्रांसफर कर दिया जाता है। समटाइम आपने अगर किसी माफिया या किसी पॉलिटिकल हैवी वेट के अगेंस्ट कोई एक्शन ले लिया तो आपको सस्पेंड कर दिया जाता है। और कई बार आप अगर पॉलिटिकल पार्टीज या बड़े लीडर्स के साथ गलत काम में भी इन्वॉल्व होते हो तो आपको प्रमोशन भी मिल जाते हैं, ओके, एज अ रिवॉर्ड। सो ऑफन इन्फ्लुएंस्ड बाय पॉलिटिकल लॉयल्टी रादर देन मेरिट। Lack of specialization. These officers face frequent rotations, preventing deep expertise in specific policy areas. अब एक ही ब्यूरोक्रेट कभी वो टेलीकॉम मिनिस्ट्री में काम कर रहा है, कभी वो किसी दूसरी मिनिस्ट्री में काम कर रहा है। ओके, तो इसमें प्रॉब्लम क्या होती है कि स्पेशलाइजेशन वो डेवलप नहीं कर पाता है किसी भी एक फील्ड में। ओके, कभी वो हेल्थ मिनिस्ट्री में काम करने चला गया, कभी एजुकेशन मिनिस्ट्री में काम करने चला गया। तो ये जो फ्रीक्वेंट रोटेशन होते हैं, इस वजह से वो डीप एक्सपर्टीज डेवलप नहीं कर पाते किसी स्पेसिफिक पॉलिसी एरियाज में। एक तो आप स्पेशलाइजेशन डेवलप नहीं होने देते, और फिर जब हाई लेवल पे बात आती है ज्वाइंट सेक्रेटरी या सेक्रेटरी लेवल पे, तो आप कहते हो कि हमें स्पेशलिस्ट की जरूरत है, इसलिए हम लेटरल एंट्री यानी प्राइवेट सेक्टर से लाएंगे। Second is outdated personnel practices. Weak accountability and inefficiencies have limited its effectiveness. देखिए, इनएफिशिएंट कितनी है ब्यूरोक्रेसी वो तो सबको पता है। वीक अकाउंटेबिलिटी बिकॉज यहां पर क्या होता है कि आपकी जो रिपोर्ट तैयार होती है वो आप ही के सीनियर ऑफिसर्स तैयार करते हैं। ठीक है, कई बार जूनियर से फीडबैक लिया जाता है, तो सब लोग एक दूसरे के बारे में अच्छा अच्छा ही लिखते चले जाते हैं, और रियल जो उनकी परफॉर्मेंस होती है वो सामने दिखाई नहीं देती। दूसरा, करप्शन। पॉलिटिसाइज ब्यूरोक्रेसी अंडरमाइंस गवर्नेंस, अकाउंटेबिलिटी एंड इनोवेशन। एक टाइम था, अभी थोड़े साल पहले की बात है, यूपी के चीफ सेक्रेटरी रिटायर हुए थे एंड उनके 20 बंगलोज मिले थे और साथ में 400 करोड़ की प्रॉपर्टी पकड़ी गई थी। ओके, तो इस लेवल का करप्शन। और ये सब करप्शन कहां से आता है? ये आता है जब ब्यूरोक्रेसी में बैठे हुए लोग पॉलिटिसाइज हो जाते हैं, जो गवर्नमेंट पावर में रहती है ये उसके फेवर में काम करने लगते हैं। सो व्हाट इज द नीड फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म? सबसे पहले फर्स्ट एआरसी कमीशन 1966 में इट स्ट्रेस फॉर स्पेशलाइजेशन, अकाउंटेबिलिटी एंड मेरिट बेस्ड प्रमोशन। ना, ये प्रमोशन मेरिट बेस्ड नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं ईयर ऑफ सर्विस और आपकी एज, ठीक है, यही डिटरमिन करता है सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर
कि ये अब प्रमोशन किसके होने, जो सीनियर बैच के ऑफिसर से उनके प्रमोशन होंगे ही, इरिस्पेक्टिव की जो जूनियर बैच के ऑफिसर है वो और भी ज्यादा बेटर है, एफिशिएंट है, स्पेशलिस्ट है, बट डजेंट मैटर, ईयर आप किस बैच के हैं वो ज्यादा मैटर करता है। ठीक है, अकाउंटेबिलिटी, काफी सारे प्रोविजन डाले गए इसमें अकाउंटेबिलिटी के, लेकिन ऐसा कभी कुछ नहीं हुआ कि अकाउंटेबिलिटी अच्छे से एनफोर्स की गई हो और कोई ब्यूरोक्रेट अपने किसी करप्शन के लिए पनिश हुआ हो। ओके, सेकंड इज स्पेशलाइजेशन। तो यहाँ पे इस कमीशन ने 1966 में कहा था कि स्पेशलाइजेशन होना चाहिए, और इसीलिए मैं आपको कई बार कहता हूं कि जब, जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं कनिष्क कटारिया का, ठीक है, या डॉक्टर शेना अग्रवाल का, ठीक है, ये आती थी मेडिकल सर्विसेज, मेडिकल फील्ड से, और ये आते थे आईआईटी से, ये इंजीनियरिंग वगैरह किया होता है। ठीक है, तो ये इन्हें आपने आईएएस जब बनाया तो आपने उनको पोस्टिंग दे दी डिस्ट्रिक्ट लेवल की, यानी जर्नलिस्ट की पोस्टिंग, जबकि रिकमेंडेशन ये दिया गया कई बार कि आप ये जो बच्चे टॉप यूनिवर्सिटी से आ रहे हैं अपनी फील्ड में ही इन्हें स्पेशलिस्ट बनने दीजिए। आईएएस आप बन गए, एग्जाम निकाल लिया है, ठीक है, वो आप अपने नाम के साथ कैरी कीजिए, बट आगे अगले 20-25 साल आप अपनी फील्ड में ही सर्विस कीजिए। आप मेडिकल से हो तो आप उसी में सर्विस कीजिए, ठीक है, एक्सपर्टीज डेवलप कीजिए, और फिर लेटर ऑन एट द एज ऑफ 50 अराउंड, ओके, यू कैन डायरेक्टली ज्वाइन एज एट सेक्रेटरी पोस्ट इन हेल्थ मिनिस्ट्री। ओके, सिमिलरली यहाँ पे इंजीनियरिंग है या कोई किसी फील्ड से आ रहा है तो डायरेक्टली यू कैन become a specialist in that field, and then you can join to infrastructure ministry, रोडवेज एंड ट्रांसपोर्ट, या टेलीकॉम मिनिस्ट्री, या फिर डायरेक्टली एजुकेशन मिनिस्ट्री। तो आप अपने ये जो बच्चे सिलेक्ट हो रहे हैं इनको उन्हीं की जो एक्सपर्ट डोमेन है उनका उसी में स्पेशलिस्ट बनने दीजिए, ये रिकमेंडेशन था फर्स्ट एआरसी का। और या फिर जो बच्चे सिलेक्ट हो रहे हैं आईएएस अगर कोई बना है तो फिर उसके ऐसे इतने फ्रीक्वेंट रोटेशन और इतने ट्रांसफर मत कीजिए कि वो किसी भी फील्ड में अपनी एक्सपर्टीज डेवलप ना कर पाए। कल को अगर हेल्थ पॉलिसी बनानी है लेकिन उसने कभी हेल्थ मिनिस्ट्री में सर्व किया है, कभी टेलीकॉम मिनिस्ट्री में, कभी एजुकेशन मिनिस्ट्री में, तो उसने कभी वो स्पेशलाइजेशन डेवलप किया ही नहीं, राइट। सेकेंड एआरसी ये आई थी 2005 में। इसने कहा था लोअर द एंट्री एज टू सिविल सर्विस। नाउ अभी जनरल कैटेगरी की 32, ओबीसी की 35 एंड एससी एससी की आई थिंक कोई एज लिमिट नहीं है, या 40 है, आई डोंट नो, ओके, क्योंकि स्टेट लेवल पर अलग है, यूपीएससी लेवल पर अलग है। सो ये इतनी एज लिमिट ठीक नहीं है। इनका कहना था कि कहीं ना कहीं 25 या 28 मैक्स, बस इतनी एज लिमिट होनी चाहिए ताकि ये जो फ्रेश माइंड होते हैं इनके पास उतना टाइम हो कि ये उतनी एक्सपर्टीज और स्पेशलाइजेशन डेवलप कर पाए अपने लिए। इंट्रोड्यूसिंग परफॉर्मेंस बेस्ड प्रमोशन। ना परफॉर्मेंस बेस्ड प्रमोशन इरिस्पेक्टिव ऑफ कि आपने कौन से बैच में ज्वाइन किया है, किस एज में ज्वाइन किया है और कितने ईयर ऑफ सर्विस अभी तक कर चुके हैं। सेकंड इज सेफ गार्ड अगेंस्ट आर्बिट्री ट्रांसफर। नाउ दीस आर्बिट्री ट्रांसफर एक्चुअली डिस्करेज। जैसे येदियुरप्पा की गवर्नमेंट थी तब वहां पर एक कलेक्टर थी बेंगलोर की, उन्होंने एक करप्शन रोका था जहां पे मनरेगा के फंड्स को गलत तरीके से ट्रांसफर किया जा रहा था गलत लोगों को। ओके, तो उसको जब उन्होंने रोका तो काफी सारे कॉर्पोरेटर्स ने उनके अगेंस्ट कंप्लेन किया और उनको ट्रांसफर कर दिया गया। यानी कि जब इस तरह के ट्रांसफर होते हैं कि अब आपको बेंगलोर से उठा के कहीं बैकवर्ड जगह पे भेज दिया गया है क्योंकि आपने जो पार्टी पावर में थी उसके उस गवर्नमेंट की इमेज खराब हुई है आपकी वजह से। ठीक है, तो ये जो आर्बिट्री ट्रांसफर है ये डिस्करेज करते हैं ऑनेस्ट एंड एफिशिएंट ऑफिसर्स को भी कि हम क्यों वर्क करें, कल को हमें इसके लिए पनिश किया जाएगा, राइट। सो दीज थ्री आर गुड रिफॉर्म्स जो सेकंड एआरसी ने सजेस्ट किए थे। एंड करंट रिफॉर्म में देयर इज एम्फेसिस ऑन लेटरल एंट्री फ्रॉम द प्राइवेट सेक्टर टू इन्फ्यूज एक्सपर्टीज इन पॉलिसी मेकिंग। अब ये भी जरूरी है क्योंकि आज जिस तरह के नए डोमेन्स आ रहे हैं जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, राइट, तो इनके लिए आपको एक्सपर्ट पॉलिसी तो चाहिए, ये जर्नलिस्ट टाइप के लोग नहीं बना सकते। उसी तरह टेलीकम्युनिकेशन में आज हम बात कर रहे हैं स्पेस इंटरनेट की, राइट, तो ये पॉलिसीज जर्नलिस्ट ब्यूरोक्रेट आपके लिए नहीं बना सकता, आपको लेटरल एंट्री से प्राइवेट सेक्टर से स्पेशलिस्ट लाने ही होंगे। गवर्नमेंट्स पुश फॉर रिफॉर्म। मोदी गवर्नमेंट फोकस ऑन लेटरल एंट्री टू डाइवर्सिफाई द ब्यूरोक्रेटिक एक्सपर्टीज, लेकिन इसका काफी क्रिटिसिज्म हुआ और एक सबसे बड़ा क्रिटिसिज्म था कि इसमें इन्होंने रिजर्वेशन पॉलिसी को पूरी तरीके से नजरअंदाज कर दिया। इट एम्स टू एड्रेस इनएफिशिएंसीज एंड एनहांस द गवर्नेंस। कंपैरिजन विद ग्लोबल प्रैक्टिसेस, तो यूएस डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी, ठीक है, ये अभी बना है एक्चुअली, इसको डॉग कहा गया और इसको इलॉन मस्क हेड कर रहे हैं। इट रेकमेंड्स टाइम बाउंड कमीशन रिपोर्ट्स टू एंश्योर एक्शनेबल रिफॉर्म्स। Challenges to reform: bureaucratic resistance and political inertia hinder the implementation of reforms। ठीक है, क्योंकि ब्यूरोक्रेट्स भी नहीं चाहते किसी तरह के रिफॉर्म्स हो और पॉलिटिकल इनर्शिया भी है उसमें। सक्सेस डिपेंड्स ऑन इंटीग्रेटिंग एक्सटर्नल एक्सपर्ट्स व्हाइल बैलेंसिंग इंस्टीट्यूशनल स्टेबिलिटी। ओके, so that was good article actually। नेक्स्ट इज कैन इंडिया बी ए ग्लोबल स्किल सप्लायर। तो इसके बारे में बात करते हैं, और मैं आपको बार बार कई बार कहा है कि इंडिया के पास अगर कोई सबसे अच्छी चीज है तो वो है ह्यूमन रिसोर्स और दूसरा है एग्रीकल्चर।
इसी में जोड़ लीजिए फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज। ये दो चीजें हैं जो इंडिया को ग्लोबल लेवल पे चैंपियन बना सकती हैं, लेकिन इन्हीं दो चीजों में हम लोग सबसे पुअर चल रहे हैं। ह्यूमन रिसोर्स तो इसलिए क्योंकि हमने अपने एजुकेशन सेक्टर को बर्बाद कर रखा है, ऑनेस्टली बर्बाद कर रखा है। ठीक है, सब नेताओं का, ब्यूरोक्रेट्स का ब्लैक मनी वहां लगा होता है, जैसे ब्लैक का व्हाइट किया जाता है। कुछ अच्छी यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस को छोड़ दें तो बाकी सब सिर्फ पैसे का एक बिजनेस बन के रह गया और कुछ नहीं। ठीक है, इवन मोदी सरकार हो चाहे मनमोहन सरकार हो, एजुकेशन सेक्टर को रिफॉर्म करने की या उसमें कुछ इंप्रूवमेंट करने की कोशिश किसी ने भी नहीं की। सबने उसको प्राइवेट सेक्टर के भरोसे छोड़ दिया है कि जिसको पढ़ना होगा प्राइवेट स्कूल्स, प्राइवेट कॉलेजेस से पढ़ लेंगे। ओके, नेक्स्ट इज जनरल स्टडीज पेपर 2 में गवर्नेंस, सोशल जस्टिस एंड इंटरनेशनल रिलेशन में हम लोग इसको कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग यहाँ पे ग्लोबल स्किल सप्लायर बनने की बात कर रहे हैं। दूसरा इकोनॉमी एंड स्किल डेवलपमेंट, जो कि आपका पेपर 3 का पार्ट है। पेपर 4 में एथिक्स इन गवर्नेंस, क्योंकि आपकी गवर्नेंस भी अल्टीमेटली डिपेंड किस पे करती है, ह्यूमन रिसोर्स पर ही। देन ऐसे पेपर में स्किल माइग्रेशन, मैंने आपके साथ आज एक मेंस 450 प्लस में डिस्कस किया था इंडिया गल्फ रिलेशन। ठीक है, उसमें ही मैंने कहा था कि हमें इस तरह से स्किल्स पर फोकस करने की जरूरत है एंड की स्टडीज फॉर गवर्नेंस एंड डेवलपमेंट। तो चलिए शुरू करते हैं। व्हाट इज इंडियाज विजन फॉर स्किल्ड वर्कर? पीएम नरेंद्र मोदी emphasized दैट ग्लोबल पोटेंशियल ऑफ इंडिया स्किल्ड वर्कफोर्स इन द इंटरनेशनल जॉब मार्केट। लेकिन ये स्किल्स हैं कहाँ? ठीक है, आप क्या करने भेज रहे हो? आपने कंस्ट्रक्शन लेबर बनने भेज दिया था बच्चों को, लड़कों को इजराइल में, राइट? आपने के वो तो चलिए फिर भी ठीक है, केयर टेकिंग इकोनॉमी में हमने जापान में भेजा 50,000 से ज्यादा लोगों को, स्पेशली झारखंड से। ठीक है, उनकी लैंग्वेज भी सिखाई, वो ठीक है, लेकिन उस लेवल की स्किल्स आपने दी ही नहीं कि बच्चे आपके यहाँ के लड़के दुबई में जाके फिनटेक सेक्टर में ज्यादा काम कर पाए। नेक्स्ट इज ग्लोबल ट्रेंड्स इम्पैक्टिंग माइग्रेंट वर्कर्स। नो, सभी जगहों पर जैसे नेताकत सिस्टम आया वहां पे, ठीक है, इसमें क्या था कि सऊदी अरेबिया ने कहा था कि हम लोग अपनी ही लोकल वर्कर्स को हायर करना प्रेफर करेंगे। तो इवन ये जो कंट्रीज भी हैं वहां भी ट्रेंड कुछ इस तरह का चल रहा है कि डेमोग्राफिक ट्रांजिशन, ग्लोबलाइजेशन, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, ऑटोमेशन एंड सो ऑन, रोबोटिक्स, क्लाइमेट चेंज, दिस हैज सिग्निफिकेंटली अफेक्ट द डिमांड फॉर इंटरनेशनल माइग्रेंट वर्कर्स। Okay, challenge in policy and skill gap. Now, immigration policies of key destination countries such as US, ये वीजा अब उतने ज्यादा नहीं देता है। कनाडा, वहां तो एंटी इंडिया माहौल बना हुआ है काफी हद तक। जर्मनी ने एक टाइम पर इंडिया के स्टूडेंट्स को कॉलेज में लेने से मना कर दिया था कि यू कम फ्रॉम ए कंट्री विद नोन एज अ रेप कैपिटल, राइट? साउथ कोरिया, जापान, दीज आर स्किल इंटेंसिव कंट्रीज। ठीक है, अगर आपके स्किल्स नहीं है तो आप वहां पे कुछ काम नहीं कर सकते। The challenges include lack of structured, skill-centered migration policies and inadequate data on migrant workers' skills. India's current efforts, predominantly हमने फोकस किया है bilateral agreements में फॉर इंटरनेशनल लेबर मोबिलिटी। ओके, जैसे हमने इसराइल के साथ किया, जापान के साथ किया। ओके, कवरिंग एस्पेक्ट्स लाइक सोशल सिक्योरिटी, प्रोटेक्शन एंड वेलफेयर, क्योंकि गल्फ में खासकर इंडिया के जो वर्कर्स हैं उनको काफी एक्सप्लॉइट किया जाता है, वेज डिले भी होते हैं, उसके साथ साथ वहां पर जो वर्किंग कंडीशन है वो भी अच्छी नहीं है। कतर में जब आपका फीफा वर्ल्ड कप हुआ था तो स्टेडियम बनाने में काफी इंडियन वर्कर्स की डेथ हुई थी, राइट? देन इट इज लिमिटेड टू वन ऑफ एक्सरसाइज विदाउट ए कोहेसिव पॉलिसी फ्रेमवर्क। अब इसराइल ने मांगा, आपने दे दिया, जापान ने जब मांगे, आपने दे दिए, तो ये एक वन ऑफ एक्सरसाइज बन के रह जाती है विदाउट एनी कोहेसिव पॉलिसी फ्रेमवर्क। सो पॉलिसी रिकमेंडेशन में एक कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल पॉलिसी बनाने की जरूरत है हमें, ए यूनिफाइड अप्रोच टू इंटरनेशनल लेबर माइग्रेशन विद स्किल सेंटर माइग्रेशन एज द कोर and skill development and training, enhance the skill training to address gaps for key sectors and destination countries. की इनिशिएटिव जो हम ले सकते हैं, तो इंडिया इंटरनेशनल स्किल सेंटर मस्ट अलाइन ट्रेनिंग विद ग्लोबल स्किल स्टैंडर्ड्स। जैसे ग्लोबल स्किल पार्क बनाया गया है भोपाल में, ठीक है, तो वहां पे स्किल सेंटर तो बना लिया, लेकिन उनके जो ट्रेनिंग स्टैंडर्ड्स हैं वो ग्लोबल स्टैंडर्ड्स के बराबर नहीं है। एस्टैब्लिशिंग ए स्किल सेंटर इंटरनेशनल माइग्रेशन इंफॉर्मेशन सिस्टम इसलिए कि ताकि लोगों को पता चले कि एक पर्टिकुलर कंट्री में वहां पे इस सेक्टर में इस स्किल के वर्कर्स की जरूरत पड़ेगी आने वाले टाइम में। ओके, ताकि कंटिन्यूस मॉनिटरिंग हो एंड इवैल्यूएशन हो, एंड फोकस ऑन रीइंटीग्रेशन ऑफ रिटर्निंग माइग्रेंट्स इनटू द डोमेस्टिक लेबर मार्केट बाय एक्टिवेटिंग स्किल गेन्स अब्रॉड। Further steps, identifying evolving skill demands in different countries using the data and national skill forecasting system, and partnership with destination countries to improve mobility and develop comprehensive labor migration framework. ओके, ये इसी तरह की कुछ बातें मैंने आज आपके साथ गल्फ के साथ जो इंडिया के रिलेशन है उसके रिस्पेक्ट में भी की थी, मेंस 450 प्लस। इंडिया रिलायंस ऑन चाइना फॉर क्रिटिकल मिनरल्स। अब जरा एक बार इस ग्राफ को देखिए, ठीक है, ये जो आप रेड में देख रहे हैं चाइना का शेयर है इस मार्केट में, ठीक है, इन क्रिटिकल मिनरल्स। तो क्रिटिकल मिनरल्स में एक बात याद रखिए कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ उसके रिजर्व्स चाइना के पास हैं,
ठीक है, या उसके यहाँ माइनिंग सबसे ज्यादा हो रही, नो, ये रिजर्व और माइनिंग तो एक्वायर कर रहा है दूसरी कंट्रीज में, लेकिन इनकी जो प्रोसेसिंग होती है वो उसमें चाइना ने मास्टरी कर रखी है। तो इवन ऑस्ट्रेलिया जैसी कंट्रीज भी अपने यहाँ से माइनिंग करके क्रिटिकल मिनरल्स का इसको चाइना ही भेजना पड़ता है फॉर दी प्रोसेसिंग, और प्रोसेसिंग के बाद जो मार्केट में जब ये प्रोडक्ट निकल के आता है उसमें डोमिनेंस देखिए आप चाइना का। In bismuth, 73%, antimony 47%. Look at this gallium 98%, germanium 94%. राइट, तो ये डोमिनेंस दिखाता है चाइना का क्रिटिकल मिनरल्स। अब चाहे इंडिया कितना भी सेल्फ रिलायंस आत्मनिर्भर इन सब चीजों की बातें कर ले, लेकिन जब तक क्रिटिकल मिनरल्स नहीं होंगे, रेयर अर्थ एलिमेंट्स नहीं होंगे, हम ये जो ट्रांजिशन की बात कर रहे हैं टू न्यू स्किल्स, ये नहीं हो सकता। ओके, सो यहाँ पर GS1 में ज्योग्राफी में दैट इज डिस्ट्रीब्यूशन एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मिनरल रिसोर्सेज इन इंडिया एंड द वर्ल्ड एंड चाइनास रोल एज ग्लोबल लीडर इन क्रिटिकल मिनरल्स। और GS2 में इंटरनेशनल रिलेशंस में आप इंडिया की स्ट्रेटेजिक वल्नरेबिलिटी को डिस्कस कर सकते हैं ड्यू टू मिनरल डिपेंडेंसी ऑब्वियसली ऑन चाइना पूरे वर्ल्ड की, एंड जियोपॉलिटिकल इंप्लीकेशन ऑन चाइनास एक्सपोर्ट पॉलिसीज। देन इकोनॉमी एंड साइंस टेक में रोल ऑफ क्रिटिकल मिनरल्स इन एडवांस टेक्नोलॉजी, जो कि मैंने आपको सेमीकंडक्टर मिशन, AI मिशन इन सब में भी पढ़ाया था, सेमीकंडक्टर, बैटरीज एंड पॉलिसी मेजर्स टू रिड्यूस द इंपोर्ट डिपेंडेंसी। ऐसे में क्रिटिकल मिनरल्स पर भी आपको प्रॉपर ऐसे पूछा जा सकता है, एंड बैलेंसिंग द रिसोर्स सिक्योरिटी विद सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ये नहीं कि हम इनकी माइनिंग की होड़ में, एक रश में पूरे वर्ल्ड एनवायरमेंट को ही डैमेज करना शुरू कर दे। ओके, एग्जांपल, इंडिया ने लिथियम रिजर्व्स मिले हमारे यहाँ जम्मू कश्मीर में, लेकिन अभी तक हम उनको टैप नहीं कर पाए। चाइना स्ट्रेटेजिक डोमिनेंस एंड इट्स इंपैक्ट ऑन ग्लोबल सप्लाई चेन, क्योंकि माइनिंग आप कहीं भी कर लो, ओके, लेकिन इसकी जो प्रोसेसिंग है, प्रोसेसिंग की जो टेक्नोलॉजी है उसको मास्टर किया हुआ है चाइना ने। ना जापान मैच कर सकता है, ना USA, ना ही साउथ कोरिया। ओके, सो चाइना ने जो भी किया है प्रॉपर प्लानिंग से किया है पिछले 20 सालों में, स्पेशली सिंस 2000 उसने, उसका विजन ग्लोबल रहा और उसने सब कुछ अच्छे से प्लान किया है। इट्स नॉट लाइक कि सिर्फ कहने से कि हम विश्वगुरु, हम विश्वगुरु, विश्वगुरु बन जाएंगे, इट्स नॉट पॉसिबल। क्रिटिकल मिनरल एंड इंडियाज डिपेंडेंसी। मिनिस्ट्री ऑफ माइंस आइडेंटिफाइड 30 क्रिटिकल मिनरल्स, जो मैंने आपको पढ़ाया था रेयर अर्थ एलिमेंट वाले मेंस 450 प्लस के टॉपिक में, विच इज एसेंशियल फॉर इकोनॉमिक एंड नेशनल सिक्योरिटी। इंडिया इज हैवीली डिपेंडेंट ऑन इंपोर्ट्स ऑफ 10 क्रिटिकल मिनरल्स विद सिग्निफिकेंट रिलायंस ऑन चाइना। China's dominance in critical minerals. China controls vast portion of global critical minerals, including 87% of rare earth elements, 58% of lithium refining and 68% of silicon processing। और ये सब चीजें जरूरत है हमें, चाहे हम इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की बात कर लें यार, या चाहे रिन्यूएबल एनर्जी की बात कर लें। ठीक है, चाइना हैज डिस्कवर्ड 173 टाइप ऑफ मिनरल्स इंक्लूडिंग एनर्जी, मेटालिक, नॉन मेटालिक कैटेगरीज। Strategic investment and technological advancement make China the global leader in critical minerals. Now, why India relies on imports? प्रॉब्लम क्यों रिलाई कर रहे हैं, हमें कोई शौक नहीं है। द थिंग इज वी हैव लिमिटेड डोमेस्टिक प्रोसेसिंग कैपेबिलिटीज नहीं है हमारे पास, एंड सेकंड इज वी हैव इनएडिक्वेट टेक्नोलॉजिकल एंड एक्सप्लोरेशन इन्वेस्टमेंट। ना तो हमने टेक्नोलॉजी में उतना ज्यादा इन्वेस्ट किया है, एक्सप्लोरेशन में भी अब हम लोग वर्ल्ड ओवर देख रहे हैं। काबिल एक एजेंसी बनाई हमने जिसने कुछ लिथियम माइंस एक्वायर की है अर्जेंटीना में। ठीक है, तो अब हम लोग इसको लेके थोड़ा सा सीरियस हुए हैं। लिथियम रिजर्व्स हमें मिले, जम्मू एंड कश्मीर में मिलियन टन्स ऑफ लिथियम डिपॉजिट आइडेंटिफाइड, बट एक्सट्रैक्शन इज हैम्पर्ड बाय टेक्नोलॉजिकल चैलेंजेस। मैनी क्रिटिकल मिनरल्स रिक्वायर हाई रिस्क इन्वेस्टमेंट इन एक्सप्लोरेशन एंड प्रोसेसिंग, और इसीलिए हम लोग, जब आज मैंने गल्फ की बात की थी तब मैंने कहा था कि अगर गल्फ की कैपिटल और इंडिया की टेक्नोलॉजी प्लस मैन पावर, अगर ये दोनों मिल जाए साथ में, तब जाकर इंडिया का काफी अच्छा डेवलपमेंट हो सकता है। चाइना स्ट्रेटेजिक एक्सपोर्ट कंट्रोल। ना चाइना सिलेक्टिवली, जैसे 2010 में इसने बैन कर दिया था कि मैं जापान को नहीं दूंगा, उसका कुछ एक आइलैंड को लेकर, सिनकाकू आइलैंड को लेकर डिस्प्यूट हुआ था जापान के साथ, तब उसने कह दिया था कि मैं जापान को रेयर अर्थ एलिमेंट्स एक्सपोर्ट नहीं करूंगा, तो उसकी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री पूरी धराशायी हो गई थी। ठीक है, तो चाइना इसको अब एक वेपन की तरह भी यूज करता है, इस मोनोपोली को। चाइना सेलेक्टिवली इम्पोज एक्सपोर्ट रेस्ट्रिक्शन बेस्ड ऑन जियोपॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट। इन 2023 ban on gallium and germanium highlighted China's approach to secure its technological dominance। और अब ये सिर्फ जापान ही नहीं, USA जैसी कंट्रीज के साथ भी करता है, क्योंकि वो भी इसी पर डिपेंडेंट है। India's import data, significant dependency on 6 critical minerals with over 40% import reliance, जैसे बिस्मुथ, लिथियम तो बहुत जरूरी है ना, लिथियम आयन बैटरीज, सिलिकॉन, क्योंकि सोलर पैनल सिलिकॉन के बिना बन ही नहीं सकता, टाइटेनियम, टेल्यूरियम एंड ग्रेफाइट। Way forward, India's initiative. First is formation of Kabil, that is Khanij Videsh India Limited, to secure overseas mineral assets। ये साउथ अमेरिकन कंट्रीज में या फिर अफ्रीकन कंट्रीज में हम लोग माइंस एक्वायर कर रहे हैं, बट अगेन प्रॉब्लम वही है कि माइंस तो एक्वायर कर लोगे, बट प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी कहाँ से लाओगे? ठीक है, वो सिर्फ चाइना के पास है।
ठीक है, जापान ने भी कोशिश की, ऑस्ट्रेलिया ने भी कोशिश की, यूएसए ने भी कोशिश की, लेकिन इस लेवल की मास्टरी नहीं कर पाया वो भी प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी में जिस तरह की चाइना ने की है। और हमारे पास तो उतना कैपिटल भी नहीं है कि हम इस तरह की टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट कर पाए। एंड ज्वाइनिंग द मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप, जो कि हमने ज्वाइन किया बाद में यूएसए के साथ, और उसका गोल यही है कि चाइना पर डिपेंडेंसी कम करनी है। सब लोग अपनी कैपिटल, अपने रिसोर्सेज पुल इन करें, टेक्नोलॉजिकल मैन पावर पुल इन करें एंड चाइना को काउंटर कर पाए। ठीक है, उसी के लिए मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप डेवलप की गई। ये सब मैंने शॉर्ट वीडियोस में आपको पढ़ाया हुआ है। क्रिटिकल रॉ मटेरियल क्लब ये भी बनाया गया है। इसके अलावा पॉलिसी रिकमेंडेशन, तो वी नीड टू एनकरेज द प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट इन मिनरल एक्सप्लोरेशन, promote research and development of sustainable extraction and focus on recycling and circular economy for resource management। कि काफी सारे रेयर एलिमेंट डिस्कार्डेड प्रोडक्ट्स में से निकलते हैं, जैसे कंप्यूटर्स, मोबाइल फोन्स। ठीक है, तो इसलिए हम लोग वहां पर भी रिसाइकलिंग या सर्कुलर इकोनॉमी को फोकस करते हैं, ताकि वहां से एक्सट्रैक्ट कर सके हम रेयर अर्थ एलिमेंट्स एंड क्रिटिकल मिनरल्स को। मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स, ये हमने बात कर ली थी 2-3 दिन पहले। ठीक है, मणिपुर, मिजोरम एंड नागालैंड, इसमें फिर से ये लगा दी गई है, प्रोटेक्टेड एरिया परमिट लेना होगा यहाँ पे किसी को भी जाने के लिए। ठीक है, तो इसकी हमने बात कर ली थी पिछले पिछले सेशन में, इसमें कुछ नया नहीं है। और ये सब किया गया है अंडर दिस ऑर्डर ऑफ 1958, दैट इज फॉरेनर्स प्रोटेक्टेड एरिया ऑर्डर 1958। और इन्होंने इन तीनों स्टेट्स को ही डिक्लेयर कर दिया गया है प्रोटेक्टेड एरिया। ठीक है, और इसके अलावा और किन स्टेट्स को किया गया है, तो देयर आर पार्ट्स ऑफ हिमाचल, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, राजस्थान एंड उत्तराखंड, एंड होल ऑफ मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड एंड सिक्किम। ओके, इन सबको डिक्लेयर किया गया है। और एक और ऑर्डर पास किया गया था 1963 में, जिसने डिक्लेयर कर दिया था एंटायर अंडमान निकोबार आइलैंड एंड पार्ट्स ऑफ सिक्किम एज रेस्ट्रिक्टेड एरिया। ठीक है, तो ये याद रखिएगा फ्रेंड्स के लिए। आई नो आई एम गोइंग बिट फास्ट टुडे, ओके, सो बिकॉज I have to go somewhere. That's why I'm recording this. Now MFN not to hit India and EFTA pact, ये हमने बात कर ली थी। मैंने आपको मोस्ट फेवर्ड नेशन क्लॉज क्या है, स्विट्जरलैंड ने ये एक्शंस क्यों लिए, नेस्ले कंट्रोवर्सी एंड ऑल दोस थिंग, ये मैंने आपको 2-3 दिन पहले न्यूज़पेपर में ही समझा दी थी। ओके ओके, बाकी सब इंटरनेशनल पेज पे उतना कुछ है नहीं, वही सब चीजें चल रही हैं। ठीक है, बांग्लादेश बहुत आंखें दिखा रहा है इंडिया को। इनफैक्ट वो तो रशिया का भी जो रूपो न्यूक्लियर प्रोजेक्ट था, क्योंकि उसमें इंडिया भी एक पार्टनर था, तो उसको भी कह रहे हैं कि हम इसको प्रोब करेंगे दोबारा, तो कर लो। ओके, नेक्स्ट इज बाकी सब स्पोर्ट्स न्यूज है। सो दैट्स इट फॉर दिस सेशन। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग, हैव अ ग्रेट डे एंड कीप लर्निंग।